जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, वीडियो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो थर्ड ग्रेड साइंस का सिलेबस आया है उसमें जो 20 पॉइंट दिए हुए हैं हमें पूरे साइंस के सिलेबस में कि हमें ये टॉपिक दिए गए हैं, तो उन टॉपिकों को एनसीईआरटी और आरबीएसई से कौन कौन से चैप्टर पढ़कर हम कवर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, अलग अलग टीचरों से, अलग अलग कोचिंगों से आपने कोर्स लिया होगा, कई किताबें इस मार्केट से आप ले रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर एनसीईआरटी आरबीएसई को आप इग्नोर करें, जो बिल्कुल ऑथेंटिक बुकें हैं, जहां से डायरेक्ट पर्सन उनके कॉन्सेप्ट पर आधारित जो पर्सन होंगे वो डायरेक्ट यहीं से उठाए जाएंगे अधिकतर पर्सन, तो हमें इनके बारे में बिल्कुल इसका तो हमें 100% अध्ययन करना ही चाहिए। बाकी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इनको जरूर एक बार आंखों से जरूर निकालना, यहां से कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो अपना छूट जाए। क्योंकि जैसे कि लास्ट मैंने अपने कम्युनिटी टेस्ट में अपने एक पोस्ट डाली थी, साथ में टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया था कि पहला अपना जो टेस्ट सीरीज हम शेड्यूल वाइज साइंस की शुरू करने जा रहे हैं। 5 सितंबर को ऑफिशियली अपने लॉन्च कर देंगे अपना ऐप भी और अपनी टेस्ट सीरीज भी, जहां पर सिस्टमेटिक शेड्यूल वाइज अपने टेस्ट चलेंगे। हर एक टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम में बन सकते हैं उन पर काफी अच्छी रिसर्च करके पर्सन बना रहे हैं, और टेस्ट सीरीज पर भी अभी थोड़ा सा अपना काम चल रहा है, तो 5 तारीख को उसको लॉन्च कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसमें अच्छे से आपको समझा दूंगा कि टेस्ट सीरीज में क्या खास रहेगा और कितनी कम प्राइस में हम लेकर आ रहे हैं, ताकि किसी को सोचना ना पड़े कि हमें टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो फिलहाल आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अपना जो फर्स्ट टॉपिक है अपना परमाणु वाला, जिसमें फर्स्ट टॉपिक अपने जो 20 टॉपिक अपने दे रखे हैं साइंस के सिलेबस में, परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र और साथ ही साथ परमाणु की संरचना, यानी मुख्य रूप से देखें तो परमाणु का चैप्टर है। अगर पूरी एनसीईआरटी में बात करें तो 9th क्लास का अगर तीसरा और चौथा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको परमाणु से संबंधित कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ साथी पढ़ रहे हैं कि सर यदि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्या हमें आरबीएसई की किताबें पढ़नी जरूरी है या नहीं है। साथियों, आप मार्केट से इतनी सारी चीज़ें लाते हैं, इतने अलग अलग कोचिंग संस्थाओं से, इतने सारे टीचरों से पढ़ते हैं, अगर आप इतना सारा अगर एफर्ट डाल रहे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए और आप कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं जहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उनको इग्नोर करना चाहते हैं तो आप हो सकता है आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। इसलिए मेरा ये मानना है एनसीईआरटी तो 100% पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा देखिए साथियों, एनसीईआरटी और आरबीएसई में लिखे हुए मैटर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको बहुत ही कम समय लगेगा जब आप 9th क्लास में जो तीसरा और चौथा चैप्टर दे रखा है परमाणु का, वो पढ़ने के बाद जब आरबीएसई के जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं, जैसे कि अगर बात करें एनसीईआरटी में 9 चैप्टर है, तीसरा परमाणु और अणु, 9th क्लास की जो चौथा चैप्टर है वो है परमाणु की संरचना, जहां से आपके दोनों ही टॉपिक एज इट इज एनसीईआरटी की किताबों से उठा के बना दिए। इसके अलावा मोल संकल्पना वाला जो इसमें दे रखा है वो भी आपका इसी चैप्टर में जो हम बात कर रहे हैं परमाणु की, जो परमाणु और अणु से संबंधित जो अध्याय है उसमें अपना जो तीसरा चैप्टर है उसमें आपके साथ क्लियर हो जाएगा। आरबीएसई की किताबों में अगर बात करें तो 9th क्लास एनसीईआरटी आरबीएसई की सभी किताबें पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल जो है इजी साइंस नाम से, उस पर आपको मिल जाएगी। आपको किताबें लाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए किताबों को रखिए। बाकी हार्ड कॉपी वगैरह आपके पास नोट्स की या किसी अच्छे कोई गाइड है या टीचर से जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से नोट्स बना रहे होंगे साथ में। तो चलिए बात करते हैं 9th क्लास में दूसरा चैप्टर है पदार्थ एवं अणु, जो 9th क्लास में दूसरा चैप्टर दे रखा है, और साथ ही साथ 9th क्लास में तीसरा और चौथा चैप्टर है, वहां से आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। खास करके जो चौथा चैप्टर दे रखा है यहां पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, रासायनिक बंध और रासायनिक समीकरण वाला भी थोड़ा सा आपको इसमें देखना है। जैसे कि लास्ट मैंने एक पर्सन अपने कम्युनिटी टैब में डाला था कि सोडियम आयन जो होता है, यानी सोडियम जो धन आयन अगर बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो देखिए परमाणु अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बनाना चाहे तो जैसे आवर्त सारणी वाला टॉपिक भी इंक्लूडेड हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपने रासायनिक बंध वगैरह वो भी सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो आप जो भी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी आरबीएसई में उससे संबंधित अगर कहीं पर भी आपको नॉलेज मिल रही है तो वो चैप्टर आप जरूर पढ़ना। तो इसमें आपको आयन, मूलक, संयोजकता और अणुसूत्र के बारे में भी अच्छे से आना चाहिए। आगे बात करूं, कक्षा 6 में एक छोटा सा चैप्टर दे रखा है आओ पदार्थ को जाने। इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज, आपको बहुत ही कम नॉलेज थोड़ी बहुत परमाणु के बारे में दे रखी है, वहां से हो सकता है कोई सीधी लाइन उठा के पूछ ले, तो आपको थोड़ा सा उनको आंखों से जरूर निकालना चाहिए। इसके अलावा क्लास जो 10th है आरबीएसई की, उसमें एक 7th नंबर का एक चैप्टर दे रखा है जो अपनी एनसीईआरटी 10th क्लास में 5वां चैप्टर है, इसी नाम से वही चीजें है उसमें भी है, और वो टॉपिक का नाम है परमाणु। जैसे इसमें तो दे रखा है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वैसे ही अपनी 10th क्लास एनसीईआरटी है उसमें एक 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें भी जैसे इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि कोई जैसे परमाणु है, अगर किसी जैसे सोडियम परमाणु है और एक सोडियम धन अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, तो बताइए परमाणु की संरचना में क्या फर्क पड़ेगा। कोई इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ये सारी चीजें आपको इस तत्व के आवर्त वर्गीकरण वाले टॉपिक में अच्छे से समझने को मिलेगी। इसलिए आपको ये चैप्टर भी जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको सुनने में ज्यादा लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें सिर्फ एक टॉपिक के लिए पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, ऐसा नहीं है साथियों। ये चैप्टर है इतने ज्यादा छोटे हैं, आप विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कोचिंग वाले तो आपको जैसे परमाणु है
परमाणु में मुख्य रूप से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पढ़ते हैं। इसके अलावा चलिए थोड़ी बहुत नॉलेज हमने मेसोन वगैरह, फोटोन वगैरह उनकी भी ले ली, लेकिन कई तो आपको ये भी दिखेगा कि मेसोन के भी प्रकार बता रहे हैं और किस किस से मिलकर कौन सी चीज़ बनी है। इतनी डिटेल में यदि आप चीज़ों को पढ़ना जब पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना हम ऑथेंटिक किताबों को जरूर हमें पढ़ना चाहिए। आगे नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करूँ साथियों, तो दूसरा अपना इसमें पॉइंट दे रखा है 20 पॉइंटों में से तत्व, यौगिक और मिश्रण। दूसरा जो अपना टॉपिक है तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आपको पदार्थ के बारे में आपको जानना चाहिए। पदार्थ, उसको भौतिक आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया है ठोस, द्रव्य, गैस में। इसमें है देखिए, अगर बात करें 6th क्लास का जो 6th चैप्टर है, जिसमें हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इसमें पता चलेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। 7th क्लास के अंदर 6th चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, जिसमें आपको सभी पदार्थ का जैसे ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलीकरण है, इनके बारे में पता चलेगा। और साथ ही साथ अगर रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही का बनना, देखिए मैंने एक प्रश्न डाला था, कटे हुए सेव का भूरा हो जाना, ये एक अलग चीज है। सेव को काटना और कटे हुए सेव का भूरा हो जाना, हमने सिर्फ रट रखा है इस लाइन को कि सेव नाम देखते ही हमें सीधा ही रासायनिक परिवर्तन करना है। काटना, दाब, ठीक है ना, किसी चीज को दबाना, प्रेस करना, या जैसे हमने रट रखा है कि जलना हमेशा ही कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन अगर नाम आ जाए विद्युत बल्ब का जलना, तो ये कोई जलना नहीं होता, हम इसको एक अपने भाषा के रूप में बोल देते हैं, लेकिन ये जलना अलग है, ये भौतिक प्रक्रिया है। जैसे इसी प्रकार के प्रश्न आप रटने की बजाय यदि समझोगे इन चीज़ों को, और हमेशा याद रखना, टीचरों ने हमें रटा दिया कि हर जो उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, भौतिक होती है, और अनुत्क्रमणीय जितने भी होते हैं जो केवल एक दिशा में होते हैं वो रासायनिक। ऐसा नहीं है साथियों। ये याद करने के लिए 90% अगर देखें तो रासायनिक प्रक्रिया हम कहते हैं कि अनुत्क्रमणीय होती है, लेकिन सभी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या लाइन में हमें पूछा गया है। तो ऐसे ही प्रश्न मैं कोशिश करूंगा टेस्ट सीरीज में अपने लाइव, जहां से छोटी छोटी जो गलतियां हमारी यहां पर होती है वो मेन एग्जाम में ना हो। देखिए आगे बात करें 10th क्लास के अंदर अगर बात करें, हाँ एक बात और बता देता हूं, यहां पर टॉपिक दे रखा है तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब कई साथी पूछ रहे हैं कि सर इसमें धातु है, धातु का अपनी केमिस्ट्री में कहीं टॉपिक नहीं है, तो पढ़ना है या नहीं है। साथियों तत्व का यदि वर्गीकरण करें तो अपने आप में तत्व धातु और धातु इन उपधातुओं में ही बांटा जाता है। तो हमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और तत्वों में बेसिक नॉलेज हमें धातु की होनी चाहिए। इसके अलावा यौगिकों के भी दो प्रकार होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जहां कार्बनिक में हम कार्बन के बारे में अच्छे से हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन का पढ़ेंगे। अकार्बनिक में स्पेशल ऐसा कुछ दे नहीं रखा, लेकिन सूत्रों के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि सूत्र कैसे बनाते हैं। इसके अलावा अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण का टॉपिक यहाँ पर मिश्रण नाम दे रखा है केवल, लेकिन मिश्रण में भी आपको विलयन के बारे में, कोलाइड के बारे में, निलंबन के बारे में इनका पता होना चाहिए, जिसका नॉलेज आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बात करता हूं क्लास 10th जो है, ठीक है 10th क्लास में तीसरा चैप्टर दे रखा है धातु, अधातु, जिसमें आपको बेसिक एक बार निकालना जरूर चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहां से प्रश्न आ जाए आपको आउट ऑफ सिलेबस पार्ट है ये कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ। तत्व के ही पार्ट होते हैं, धातु, अधातु, उन्हीं के अंदर पढ़ते हैं इन चीजों को, तो हो सकता है यहां से पूछ ले, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो सक्रियता श्रेणी वगैरह धातु की थोड़ी नॉलेज यहां से हमें मिल जाएगी, एक्स्ट्रा कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है। 10th क्लास में 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जहां पर आपको जितने भी डाबेराइन के हैं, न्यूलैंड्स के हैं, अष्टक, ठीक है ना, अभी जो वर्तमान में अपना चल रहा है जो हेनरी मोजले का आधुनिक आवर्त नियम है, इनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी तत्व से ही संबंधित है। अब तत्व, यौगिक, मिश्रण का मतलब ये नहीं होता कि आपसे डायरेक्ट पिछली बार की तरह सिंपल सा ही पूछ ले कि बताइए कैल्शियम क्या है। जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है। अब कई लोगों ने उसका आंसर कर दिया, जैसे मैंने ऑप्शन भी ऐसे दिए थे जानबूझकर, जो सारे के सारे ही रक्त का थक्के से संबंधित थे। लेकिन जब तत्व पूछता है तो तत्व उनमें से केवल कैल्शियम था। तत्व में एक समान परमाणु होते हैं, जैसे ओजोन एक तत्व है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि अपना ओजोन के अलावा अगर बात करूं तो हाइड्रोजन में H2 लिख रखा, तो वो भी एक तत्व है, लेकिन H2 एक यौगिक हो जाता है, तो वो चलो आगे डिस्कस अलग से करेंगे हम। नेक्स्ट अगर बात करें क्लास 7th जो है उसका चैप्टर तीसरा है पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें मिश्रण भी हमें पढ़ना है। आरबीएससी की किताब से बता रहा हूँ। 7th क्लास में एक और चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जहां पर आपको जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वहां से हो सकता है डायरेक्टली मेन एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ ले। आरबीएससी का जो 6th क्लास है उसमें चैप्टर दे रखा है 5वां, आओ पदार्थ को जाने, जिसमें थोड़ा बहुत तत्व, यौगिक, मिश्रण का आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर तीसरे टॉपिक की ओर बात करें, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, उपचयन और अपचयन, यानी आपको जो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन सभी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीकरण अपचयन से ही प्रश्न बने। यहां पर अगर रासायनिक अभिक्रिया नाम दे दिया है तो आपको सभी है, संयोजन है, वियोजन है, विद्युत अपघटन है, या जितनी भी अपघट्य बारे हम पढ़ते हैं उन सभी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, खास करके ऑक्सीकरण अपचयन। और सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आता है रेडॉक्स अभिक्रिया से।
जैसे मैंने अपना लास्ट एक टेस्ट लिया था अपना, उसमें एक प्रश्न दिया था किसका उपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार के हमें पता होना चाहिए ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, कौन उपचायक है कौन ऑक्सीकारक है, तो उनके बारे में यहाँ से प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। इसका अगर आपको अध्ययन करना है तो जो 10th क्लास की चैप्टर फर्स्ट ही दे रखा है। अब जो नई किताबें चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें पहला ही चैप्टर इसी के ऊपर है, रासायनिक और भौतिक जो जितने भी समीकरण होते हैं, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जितने भी, सॉरी। नेक्स्ट है 10th क्लास में चैप्टर नंबर 6, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी दे रखा है 6th क्लास में, 10th क्लास में 6ठा चैप्टर है। और साथ ही साथ उत्प्रेरकों के भी प्रकार जितने भी होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कौन होता है, धनात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन होते हैं, और सबसे ज़्यादा जैसे प्रश्न आता है जैव उत्प्रेरक कौन से होते हैं, ठीक है, जो एंजाइम वगैरह हम पढ़ते हैं। इसके अलावा चलिए आगे बात करते हैं। आरबीएससी 9th क्लास जो है, अब यहाँ पर देखिए आरबीएससी से बता रहा हूँ, आरबीएससी की 10th क्लास में 6 चैप्टर हो गया, ठीक है। आरबीएससी की कक्षा 9th के अंदर एक चैप्टर दे रखा है रासायनिक बंध और रासायनिक समीकरण। रासायनिक बंधों के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब रासायनिक समीकरण हमें ऑप्शन दे दिया है या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जब हमसे पूछ लिया, तो उसका कंप्लीट नॉलेज जो भी एनसीईआरटी आरबीएससी में मिलता है उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण को ही हम पढ़ लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। आरबीएससी की कक्षा 8 तो है, उसमें चौथा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये वो चैप्टर हैं जहां से आपके ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये मान के चलिए 90% जो संभावना है कि आप कितना भी हार्ड लेवल का प्रश्न बन जाए वो यहीं से आएगा। और मैं भी अपने टेस्ट सीरीज में पूरी कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी से किसी भी टॉपिक से जो भी एनसीईआरटी आरबीएससी से प्रश्न बन सकते हैं, जो मेन एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, एक ही पर्सन में ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो यहां पर हो अपने मेन एग्जाम में ना हो, उनको पकड़ हम कर सकें। हमारी कमियों को जानकर हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। टेस्ट सीरीज का मकसद सिर्फ इतना होगा। और मैं जितने भी देखिए मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं ऐसे ही प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूं हमेशा। एक ही पर्सन में काफ़ी नॉलेज का आपका पता चले कि हाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आपका नॉलेज है, अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर एक पर्सन में उसको किस प्रकार से उतारा जा सकता है। देखिए साथियों, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन जिसको सच में इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का साइंस का पेपर आएगा, इतना सारा टाइम हम किताबों में, इतना सारा टाइम अलग अलग चीज़ों को देखने में देते हैं। कई बार हमारी गलती सिर्फ यहाँ पर होती है कि हम समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। तो उसी के आधार पर ये सिर्फ पूरा एक लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट जरूर देखना आप। आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट चौथा है अपना अम्ल क्षार और लवण। यहाँ पर बात करते हैं पीएच स्केल और अम्ल क्षार और लवण के बारे में, ठीक है। जैसे कि फिनोफ्थलीन वाला प्रश्न आया था अपनी रीट 2021 के अंदर। इस रीट में देखें तो शायद इसमें तो यहाँ पर शायद अलग अलग शिफ्ट थी, तो उसमें प्रश्न इसके भी थे। अगर बात करूँ सिंपल सी एनसीईआरटी क्लास 7th के अंदर अगर देखें तो 5वां जो चैप्टर है वो डायरेक्ट इसी नाम से अम्ल क्षार और अपने लवण जो है। नेक्स्ट है 10th क्लास जो चैप्टर दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण। यानी 7th और 10th क्लास आप दोनों में ही अगर 5वां और जो दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको जो एसिड और बेस है उनसे रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। आरबीएससी में भी देखें तो 7th क्लास और 10th क्लास में सेम इसी में 7th क्लास में वही 5वां चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण के नाम से, और वही 10th क्लास में अगर देखें आरबीएससी की तो उसमें 5वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। इस टॉपिक में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे कुछ सूत्र भी ऐसे दे रखे, जो एक सूत्रों का भी टॉपिक है अपना, उसमें जैसे अपने खाने का सोडा, धोने का सोडा है, विरंजक चूर्ण है, प्लास्टोपेरिस है, इनके सूत्रों के बारे में और इनके बनाने की थोड़ी बहुत विधियां, जैसे हम बात आगे चूना पत्थर है उसमें किस प्रकार से बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, तो इसमें आपको यहाँ से सूत्रों का भी एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो ये चैप्टर भी आपको जरूर से देखना चाहिए। नेक्स्ट 5वां बात करें कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें हम कार्बन से संबंधित जितने भी उसके अपरूप है, खास करके क्रिस्टलीय जितने भी हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये हमें मिलेगा क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। 8वीं जो क्लास है 8वीं क्लास में हमें चैप्टर 5वां है कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि कार्बन के ही अकार्बनिक जो हम बात करते हैं, कार्बनिक में ही क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की बात करते हैं। तो अक्रिस्टलीय में हमें कोयला और कोयले के प्रकारों से संबंधित जो एंथ्रासाइट है, बिटुमिन है, लिग्नाइट है और पिट है, कोयलों का भी एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और कार्बन से ही संबंधित पेट्रोलियम पदार्थ जो है तो वो उनके बारे में भी, मेथेन वगैरह के बारे में, ठीक है ना, इनके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। आरबीएससी क्लास 8 है, चैप्टर नंबर है 18 कार्बन एवं ईंधन। अब कई साथी कह रहे हैं कि लास्ट टाइम की तुलना में अगर सिलेबस इस बार देखें साथियों, हालांकि कम जरूर हुआ है सिलेबस, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अपने आप में एक नाम दे दिया तो उसके अंदर ही इंक्लूडेड है वो टॉपिक। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें बात यही है कि एनसीईआरटी के, मैं तो ये कहता हूं आप पूरी आपको नॉलेज होना चाहिए। कुछ एक टॉपिकों को जो पर्यावरण से संबंधित उनको छोड़कर, कुछ बॉटनी के भी हम बात करेंगे कि बॉटनी का कहीं नाम नहीं दे रखा, लेकिन उनसे भी संबंधित हम बात करेंगे कि कई ऐसे टॉपिक है जो इंक्लूडेड है इसकी के अंदर। आगे बात करूं आरबीएससी 8th क्लास और 10th क्लास में आपको 18वां और जो 8वां चैप्टर है वो इससे संबंधित मिल जाएगा, कार्बन से संबंधित। ये अपना पोर्शन एक कंप्लीट होता है अपना केमिस्ट्री का।
तो साथियों आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार जो 3 छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा हर एक चैप्टर जो आपको पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिकों पर विशेष आपको गौर करना चाहिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और 1-2 दिनों के अंदर मैं आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि किस प्रकार सिंपली बिल्कुल सिंपल सा एक इंटरफेस हमने ऐप का रखने की कोशिश की है और इतनी कम फीस उसकी रखेंगे कि आप खुद हजारों जितने भी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, एक भी स्टूडेंट ये नहीं कह पाएगा कि हमें लूट लिया गया या इतने पैसे ले लिए और उसमें एक अच्छा कंटेंट हमें नहीं मिला। इतना शानदार कंटेंट टाइम उसी में लग रहा है, बस इस चीज़ को थोड़ा सा लेट हो रहा है इसीलिए कि पेपर को बनाने से पहले हम खुद हर एक टॉपिक पर अच्छी एक रिसर्च कर रहे हैं और अच्छी रिसर्च करके साथ ही साथ ऐप को बारे में भी थोड़ा सीख रहे हैं। ऐप बनकर तैयार है अपना और उस ऐप पर किस प्रकार से कंटेंट डालना है और किस प्रकार से पूरा एक अच्छे तरीके से हम हर एक स्टूडेंट का पूरा एक परफॉर्मेंस किस प्रकार का चल रहा है, कौन से टेस्ट में कितने नंबर आए, कहाँ नंबर कटे, माइनस मार्किंग का भी उसमें हम ऑप्शन रखेंगे ताकि मेन एग्जाम के अंदर जो माइनस मार्किंग है 1/3 की और जो प्रत्येक पर्सन पे 2 नंबर दिए जा रहे हैं वो किस प्रकार से हम मेन एग्जाम में हमारे अपने जो एग्जाम में नंबर लाने के समय उस प्रकार से किस प्रकार से वो उपयोगी हो सकते हैं। तो कंप्लीट उस पर अच्छा एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिस पे हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।